तो आज डीएनए के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं भाई। क्या होता है डीएनए? डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? हाँ, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड होती है, ठीक है। तो डीएनए के बारे में क्वेश्चन आता है, डीएनए हो या आरएनए हो, ठीक है। तो डीएनए के बारे में चीज़ें लिखना है कि होती क्या है ये। तो डीएनए की स्ट्रक्चर जो आई थी उसका नाम था आपका डीएनए। डीएनए की द्वितीयक यानी दूसरी स्ट्रक्चर, ठीक है। ये किसने दी थी, इसके बारे में क्वेश्चन बनता है। तो ये जो दी थी आपकी जेम्स वॉटसन एंड फ्रैंकलिन, ठीक है। फ्रैंकलिन नहीं, फैंसिल। फ्रैंकलिन ही बोल जाता है ऐसे इंग्लिश में। फैंसिल क्रिक, ठीक। इन्होंने इसको दिया था, ओके। तो इन्होंने क्या बताया था इसके अनुसार, तो हम लिख सकते हैं इसके अनुसार, या इनके अनुसार बोलेंगे यहाँ पे। इनके अनुसार डीएनए में जो आपका न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक अम्ल की दो पॉलीपेप्टाइड पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला विपरीत रूप से समांतर व्यवस्थित होकर कुंडलित रहती है। व्यवस्थित होकर कुंडलित रहती है, ठीक है। होकर कुंडलित रहती है, ये बात ध्यान रखनी है। और इनके बीच क्या होता है, बीच क्षार युग्म जो होते हैं, क्षार युग्मों में एच बॉन्ड पाया जाता है। ये इसका मेन पॉइंट है, एच बॉन्ड पाया जाता है। एच बॉन्ड मतलब क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, ठीक है। तो ये दो कुंडली जो है इसके अंदर कौन कौन सी है, तो लिख सकते हैं कि एक कुंडली जो होती है वह गुआनिन की होती है। किसकी? गुआनिन की। और दूसरी कुंडली ये जो है आपकी होती है साइटोसिन की, साइटोसिन, ठीक। तो ये जो हैं दोनों की दोनों, ये तीन हाइड्रोजन बंध से जुड़ी होती है, ठीक है। बॉन्ड से जुड़ी होती है, ओके। आई बात समझ में? तो ऐसे ही आगे जब चलते हैं इसमें तो बताते हैं कि एक कुंडली एडिनिन, एडिनिन तथा दूसरी कुंडली, दूसरी कुंडली के थाइमीन, यानी एक कुंडली के एडेनिन और दूसरी कुंडली के थाइमीन, ठीक है। एक कुंडली की एडेनिन और दूसरी कुंडली जो है उसका थाइमीन। तो ये जो है थाइमीन से दो हाइड्रोजन बंध से जुड़ती हैं या जुड़ी होती हैं, ठीक है। जुड़ी होती हैं, ठीक। तो यही कारण है, यही कारण है कि यह सबसे स्थायी स्ट्रक्चरल संरचना होती है, संरचना होती है, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है भाई, है ना। तो ये जो संरचना है, यानी कि हम बोल सकते हैं डीएनए की इस, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो नाम दिया गया है, नाम क्या है, द्विकुंडलीय, ठीक है। द्विकुंडलीय संरचना, ध्रुवकुंडलीय त्रिविमीय स्ट्रक्चर संरचना, है ना। तो ये नाम भी बोलते हैं, या वॉटसन क्रिक संरचना भी बोलते हैं, वॉटसन क्रिक संरचना भी कहते हैं, ठीक है। इतनी बात ध्यान रखनी है। और कुछ क्या कारण है इसके अंदर, क्या बोल सकते हैं,
तो इसमें और पॉइंट लिख सकते हैं हम, जैसे लिख सकते हैं कि कुंडली के प्रत्येक चक्र में 34 एंगस्ट्रम की दूरी तथा एक चक्कर में 10 न्यूक्लियोटाइड युग्म होते हैं। न्यूक्लियोटाइड ऐसे लिखेंगे, न्यूक्लियोटाइड युग्म होते हैं। ठीक है, अब ये युग्म है, ये क्षार युग्म है, इसके अंदर क्षार युग्मों की दूरी लिख लो। क्षार युग्मों की दूरी, युग्मों की दूरी वो होती है आपकी 3.4 एंगस्ट्रम, है ना। और एक और लिख लो जो शर्करा इसके अंदर होगी, शर्करा के अणुओं के बीच की दूरी, अणुओं के बीच की दूरी ये होती है 11 एंगस्ट्रम। ठीक, स्ट्रक्चर कैसे होती है जरा वो भी एक बार देखते हैं। स्ट्रक्चर कुछ द्विकुंडलित है ना, ये द्विकुंडली कैसे बनाएंगे, कुछ इस टाइप से बनती है। ये होती है डीएनए है, तो इसमें देखना होता है द्विकुंडली में, तो ये द्विकुंडली होती है, तो इसमें बोल सकते हैं कि इसमें कुछ इस टाइप के यहाँ बॉन्ड होते हैं। अरे लड़का आ गया भाई, लड़का आ गया। हाँ भाई संजू जी, क्या नाम, आवाज आ रही है। तो इसमें क्या है, जो स्ट्रक्चर हमारी ये होती है, जैसे एक तो यहाँ पे हो गया आपस में गुआनिन हो गया, थायमिन हो गया, एडेनिल हो गया, है ना, वो सब चलेंगे इसमें, कुछ इस टाइप से बॉन्डिंग होती है इनकी यहाँ पे ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे ये मान सकते हो कि ये जो है आपका एटी है, ये जीसी गुआनिन हो गया आपका स्ट्रक्चर, ये टी ए हो गया थायमिन, ये सी जी हो गया। ठीक है, तो इनके बीच की जो बॉन्ड है ये वाली, ये बॉन्ड है 3.4 मीटर एंगस्ट्रम का, जो लिखा क्षार युग्म। तो जो है ना, ये क्षार युग्म है सब, इनके बीच की जो दूरी है आपस में वो 3.4 एंगस्ट्रम की है ना। और जो बताया था कि जो बीच की, इन दोनों के बीच की दूरी यानी कि ये वाली दूरी होगी पूरी की पूरी, वो अप्रोक्सीमेट 34 एंगस्ट्रम की है, 20 एंगस्ट्रम की भी होती है। ठीक, हाँ 20 एंगस्ट्रम की, कितनी होती है, 20 एंगस्ट्रम की, जो अभी बताया लिखवाया ना पॉइंट एक वाला, ये वाला कहाँ गया, 20 लिखवाया ना, कहीं लिखवाया, डीएनए का व्यास लिखवाया नहीं लिखवाया, तो लिखना डीएनए का व्यास क्या होता है, 20 एंगस्ट्रम का होता है, क्योंकि ये जो है ना ये पूरा व्यास ही तो है भाई, सर्कुलर फॉर्म में तो है ये सर्कुलर फॉर्म में तो है, तो डीएनए का व्यास है, व्यास कितना है, 20 एंगस्ट्रम का होता है। समझ में आई स्ट्रक्चर। ओके, तो इतनी बात तो डीएनए की है। अब आरएनए भी होता है हमारा, उसके कार्य लिख लेंगे, बस ज़्यादा नहीं लिखेंगे उसके अंदर कि आरएनए कैसे काम करता है। ठीक है, और फिर उन दोनों का स्ट्रक्चर का डिफरेंस, अनुपात, जो अंतर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब अगर आरएनए की बात करें तो आरएनए काम जो करता है हमारा, वो 3 टाइप से करता है। पहला, संदेशवाहक। ठीक है, दूसरा, अंतरण आरएनए, इसको टी, इसका जो दूसरा, इसका नाम जो होता है, एक एम आर एन ए होता है, इसका होता है टी आर एन ए, और तीसरा जो है राइबोसोमल, राइबोसोमल, इसका जो है आर एन ए होता है। इस शॉर्ट नाम इनके ये बोले जाते हैं, टी आर एन ए, आर आर एन ए, एम आर एन ए। ठीक है, अब ये कैसे कैसे काम करते हैं, क्या करते हैं, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि ये जो काम करेगा ये करेगा प्रोटीन संश्लेषण की तरह, प्रोटीन संश्लेषण, जो प्रोटीन हम लेते हैं उसमें संश्लेषण में टेम्पलेट की भांति, टेम्पलेट की भांति। ठीक है, अंतरण आरएनए में क्या है ना, तो ये जो है आपका, जो आपके प्रोटीन संश्लेषण से ये अवयव मिले, यानी कि ये अवयवों को, या जो आपके अम्ल होते हैं, अवयवी अम्लों को क्या करते हैं, एम आर एन ए तक लाने का कार्य करते हैं, तक लाने का कार्य करते हैं। ठीक है, और ये जो ये वाला है आपका, है ना, ये क्या करता है, ये एमिनो अम्ल जो होते हैं, एमिनो अम्लों को पेप्टाइड बॉन्ड से जोड़ते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड मतलब बंध से जोड़ते हैं। तो इतना इसका ध्यान रखना है आरएनए का कार्य। ठीक है,
अब सबसे जरूरी इसमें क्या है कि इनके डिफरेंस बहुत कुछ जाता है भाई, डीएनए और आरएनए में क्या डिफरेंस है। इसका फुल फॉर्म क्या है, राइबो न्यूक्लिक अम्ल, ठीक है, न्यूक्लिक अम्ल, ये नाम फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, ध्यान रखना, ठीक है। कोई इशू यहां तक भाई? निशांत, यू आर लेट, एनी डाउट? ये हमें करा दिया इतना, ठीक है। तो जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा इसमें वो होगा डिफरेंस दोनों का, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है डिफरेंस। ओके, तो डिफरेंस मैं कर दे रहा हूँ कि एक तरफ बना लो डीएनए, एक तरफ बना लो आरएनए, ठीक है। तो एक तरफ डीएनए हो जाएगा, एक तरफ आरएनए हो जाएगा, ऐसे टेबल टाइप में, है ना। हेडिंग डालेगा डीएनए आरएनए में अंतर। ओके, चलो जी। तो ऊपर लिखेंगे डीएनए, यहाँ पे इधर लिखेंगे आरएनए, ठीक है। पहला अंतर तो फुल नेम लिख दोगे आप आराम से, ठीक है। जो दूसरा शुरू करेंगे हम यहाँ पे वो करेंगे कि यह केंद्र में पाए जाने वाले गुणसूत्रों में पाया जाता है, वाले गुणसूत्र में पाया जाता है, ठीक है। ये कहाँ मिलता है, यह मुख्य रूप से कोशिका द्रव्य में पाया जाता है, कोशिका द्रव्य में पाया जाता है, ठीक है भाई, इतनी बात ध्यान रखनी है। दूसरा पॉइंट जो लिखेंगे इसमें कि इसमें जो इसका डीएनए है, फुल फॉर्म क्या है, डीऑक्सी, क्या नाम है, डीऑक्सी राइबोस। तो इसमें जो है ना, इसमें जो है डीऑक्सी राइबोस शर्करा होती है, ठीक है, राइबोस शर्करा होती है। तो इसमें कौन सी होगी, राइबोस शर्करा ओनली, ठीक है। इसमें कौन सी होगी, राइबोस शर्करा। 2 पॉइंट हो गए आराम से, है ना। तीसरा पॉइंट लिख सकते हैं क्या, कि इसमें डीएनए में क्षार एडिनिन, एडिनिन, गुआनिन, थाइमीन तथा साइटोसिन पाए जाते हैं। अभी देख रहा ना स्ट्रक्चर बनाए थे हमने, एटी वेटी वगैरह, है ना, यही है, पाए जाते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें इसमें जो है आप लिख सकते हो कि एडिनिन, गुआनिन, यूरेसिल, एक नाम है यूरेसिल, इसमें ये एक्स्ट्रा आता है, ठीक है, यूरेसिल और आपका साइटोसिन, साइटोसिन ये पाए जाते हैं, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है ना। इसमें ये कार्य क्या करता है, लास्ट पॉइंट, यह अनुवांशिक गुणों, अनुवांशिक गुणों के स्थानांतरण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, स्थानांतरण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, ठीक है। महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण लिखा जाएगा, महत्वपूर्ण भूमिका, ठीक है। ये क्या करता है, ये करता है भैया प्रोटीन संश्लेषण में मदद, ठीक है, प्रोटीन संश्लेषण में। इसलिए जब भी किसी की जांच की जाती है तो डीएनए का यूज किया जाता है ना। आई बात समझ में, इतनी बात समझ में आती है भाई। तो डिफरेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं आने चाहिए, 5 6 तो 4 पे लिखवा दिए, 5वां जो है फुल फॉर्म भी लिख सकते हो, ठीक है। तो 5 तो एटलीस्ट होते हैं, 5 नंबर का बन जाता है क्वेश्चन, 5 पॉइंट लिख दोगे तो, है ना। तो इनके कुछ जैविक कार्य हम लिख सकते हैं। तो जैविक कार्य कैसे हो सकते हैं इनके, तो चल जा भाई, क्या हुआ,
अच्छा चलो सुनो मेरी बात। तो अब डीएनए के जो जैविक कार्य हैं वो देख लेते हैं भाई। तो जैविक कार्य लिख सकते हो कि इनके जैविक कार्य है, या लिख सकते हैं जैव शरीर में डीएनए के दो प्रमुख कार्य हैं। ठीक है, कौन कौन से? एक है आपका प्रतिकृति, प्रतिकृति यानी कि रिप्लिकेटन बोलते हैं इसको, रिप्लिकेशन, रिप्लिकेशन। और एक है आपका प्रोटीन संश्लेषण, प्रोटीन संश्लेषण नियंत्रण, संश्लेषण नियंत्रण। ये दो कार्य है इसमें इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो प्रतिकृति में क्या है, जैसे कि बोलते हैं ना कि बच्चे का डीएनए जो है आपके उसके पेरेंट्स से मैच करता है, सुना है ना? तो वो जो है प्रतिकृति बोला जाता है। ठीक है, किसी का भी डीएनए किसी में तो बच्चे के पेरेंट्स से मैच करता है तो उसे हम प्रतिकृति बोलते हैं। तो इसमें हम जो है क्या लिख सकते हैं इसके अंदर, तो प्रतिकृति लिख सकते हैं कि इसके यानी डीएनए के विशेष गुण के कारण इसका एक अणु विभाजित होकर दो समान प्रतिलिपियां बनाता है, प्रतिलिपियां बनाता है। ठीक है, उसी को बोलते हैं प्रतिकृति। ओके, मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि डीएनए कैसी स्ट्रक्चर है, डीएनए आपकी क्या नाम बताया, द्विकुंडलीय संरचना है। और द्विकुंडलीय संरचना होने के बाद ये क्या करता है कि ये खुलकर नई श्रृंखला के दो पैटर्न बना देता है, श्रृंखला के दो तरीके, दो पैटर्न बनाती है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है ना? जिसे क्या बोलते हैं, संतति डीएनए। क्या बोलते हैं? जिसे संतति डीएनए बोला जाता है, डीएनए कहते हैं। ओके, अब जो ये संतति डीएनए है, तो ये संतति डीएनए आपकी होगी, इसमें थोड़ा आगे कर दे रहा हूं। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसी प्रकार संतति डीएनए द्विकुंडली तो है ही आपकी, द्विकुंडलीय के एक कुंडली के एक कुंडली जनक डीएनए में तथा दूसरी कुंडली नई बनी होती है, नई बनी होती है। जिन्हें क्या बोलते हैं, जिन्हें क्रम से जनक, स्ट्रेंड तथा संतति स्ट्रेंड कहा जाता है। इतनी बात डीएनए में याद रखनी है। ठीक है भाई, डीएनए दो कुंडली है, स्ट्रक्चर दो टूट जाती है ना? तो ये दूसरी कुंडली फिर एक नई कुंडली बना लेती है, जिन्हें जनक और संतति बोलते हैं। जो दूसरी बनती है संतति बोलते हैं, जो जनक होती है मेन वाली होती है। ठीक है, ऐसे ही जब बात करते हैं इसकी प्रोटीन नियंत्रण और संश्लेषण वाली, इसमें क्या होता है, ये आरएनए से संबंधित होती है। ठीक है, आरएनए अणुओं द्वारा जुड़ी होती है। ठीक है, और क्या है, बस इसमें इतने रख लो। ठीक है, ज़्यादा मत रखो, कर लोगे भाई? तो इसमें ये हम टॉपिक अपना ख़त्म करने की तरफ जा रहे हैं भैया आज। तो यहाँ इसमें एक क्वेश्चन छोटा सा आ जाता है, और उसको लिख लो, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ठीक है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होती है? ठीक है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, क्योंकि आजकल जो है बहुत फिंगरप्रिंटिंग होती है ना,
तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होती है? तो इसमें लिख सकते हैं आप, इसका आंसर लिखेंगे क्या कि प्रत्येक व्यक्ति का एक निश्चित डीएनए पैटर्न होता है। ठीक है भाई, जो किसी भी अन्य व्यक्ति से अलग होता है, अन्य व्यक्ति से अलग होता है। क्लियर? ठीक है। जो डीएनए अणुओं में सार के विशिष्ट अनुक्रम के कारण होता है, विशिष्ट अनुक्रम के कारण होता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है। और इसका उपयोग कैसे करते हैं भाई? दूसरा करते हैं कि व्यक्ति की पहचान के लिए क्या करते हैं? व्यक्ति की पहचान के लिए डीएनए फिंगरप्रिंट का उपयोग किया जाता है। ठीक है, फिंगरप्रिंट का उपयोग किया जाता है, ये बात ध्यान रखनी है। ओके, कर लेंगे भाई। लास्ट में लिख सकते हैं यह प्रक्रिया, कौन सी प्रक्रिया? कौन सी? डी किसी, हाँ, व्यक्ति की किसी व्यक्ति के डीएनए पैटर्न से संबंधित सूचना को ही क्या बोलते हैं? संबंधित सूचना को ही क्या बोलते हैं? फिंगरप्रिंट कहा जाता है। ओके, इसका महत्व लिख सकते हैं हम। महत्व में क्या क्या है भाई? तो महत्व 2-3 पॉइंट आप लिख लेना, मैं बता दे रहा हूँ कि ये जो है जीवों में दर पीढ़ी दर नियंत्रित करता जाता है। ठीक है, जैसे कैसे मान लीजिए, जैसे कि आप पेरेंट्स के बेटे में आए, बेटे के उनके बेटे में जाएंगे, उनके बेटे के उनमें जाएंगे, लेकिन कंट्रोल होते चले जाएंगे, है ना? तो एक समय ऐसा आएगा कि शायद किसी के परदादा दादा के ना मिले। ठीक है, आई बात समझ में? और ये एक अनुवांशिकता इकाई होती है, इतनी बात ध्यान रखनी है इसके अंदर। बाकी ये केमिस्ट्री हमारी खत्म होती है भाई आज।